हाय, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो सारे? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, Yes, चलिए। good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू वाइंड अप द सेशन। चलिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा रहता था इसमें, और इस टॉपिक का नाम है मेरा फाइनेंशियल मार्केट्स। ध्यान से, एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट्स ये जो टॉपिक है ना हमारा, ये थोड़ा सा इजी हम बना सकते हैं अगर आप लोग इसको मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फाइनेंशियल मार्केट्स। कोई मुझे बता सकता है फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं? बहुत इजी है। Stock market. स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अदरवाइज फाइनेंशियल मार्केट को क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी, जैसे आपको पता है सब्जी मंडी होती है। सब्जी मंडी में क्या होता है? सब्जी मिलती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स एक ऐसी जगह होती है जहां पे इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स दोनों मिलते हैं, और जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको पैसा मिलता है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन्वेस्ट कर सकता है, राइट? Yes, sir. तो इसमें एक लिखेंगे आप छोटी सी चीज। अच्छा, ये चीज याद रखो, अगर इस चैप्टर में से कुछ कहीं से आएगा पेपर में तो इन्हीं जो आज क्लास होगी उसमें से आएगा। तो इस क्लास को बड़े अच्छे से समझना होगा आप लोगों को मेरे साथ, ओके? Yes, sir. तो ये नोट करिए। अच्छा, आज जो हम नोट करेंगे ना वो बोरिंग भी नहीं लगेगा। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट के लिए नोट करो, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड exchange of financial assets। बाकी हमारे कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, कल की क्लास में भी एब्सेंट थे। आप लोगों के ग्रुप में कोई मैसेज आ गया था ना क्लास का? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो फाइनेंशियल मार्केट के लिए मैंने आप लोगों को बोला, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, राइट? क्या इसमें मैं बोल सकता हूँ कि, चलो मैं लिख ही देता हूँ, आप भी नोट कर लो। टू टाइप ऑफ पीपल विजिट हियर। अब ये नहीं सोचना कि ये फाइनेंशियल मार्केट मार्केट में कोई ना कोई ऐसी मार्केट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा काम ऑनलाइन होता है, राइट? वन हु वांट्स टू इन्वेस्ट एंड वन हु इज इन नीड ऑफ मनी, है ना? एक एक कोई होगा जिसको पैसा इन्वेस्ट करना होगा, एक होगा जो बोरर होगा जिसको पैसा चाहिए होगा, ठीक है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियल मार्केट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ एफएम, ठीक है? इट हेल्प्स टू लिंक द savers and investors
by mobilizing funds between them. मोबिलाइजिंग का मतलब है जो चीज चलती जा रही है, कोई फंड्स आ रहे हैं और किसी आगे वाले को मिल रहे हैं, ठीक है। और क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स एलोकेटिव फंक्शंस, कि जहां एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है वहां एलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताइए, फाइनेंशियल मार्केट्स के फंक्शंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो ऊपर आपने सुन ही लिया, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। किसी के घर पे सेविंग्स है, अब मेरे को एक चीज बताओ, आपके घर पे अगर सेविंग्स होंगी, क्या आप बैंक में रखना पसंद करोगे सेविंग्स को। बैंक पे 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है साल का, क्या इन्फ्लेशन का रेट ही 7-8% होता है। तो अगर आप महंगाई अगर 7-8% से हर साल बढ़ रही है तो बैंक में पैसा रख के तो नुकसान है ना। तो क्या होता है, उस चीज के लिए हमें फाइनेंशियल मार्केट्स मिली हुई है। फाइनेंशियल मार्केट्स में हमें बेनिफिट भी ज्यादा मिलता है बैंक्स के कंपैरिजन में। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग them into the most productive use, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव यूज होगा उसमें चैनल हो जाता है पैसा आपका। फिर उसके बाद प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी में फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी ऑफ सिक्योरिटीज। मुझे सिंपल सी चीज बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ प्राइस डिस्कवरी ऑफ सिक्योरिटीज, इसका क्या मतलब है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट्स में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक बोरोअर्स और एक सप्लायर्स, राइट। एक होते हैं, आपने डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना छोटे होते। एक ऐसा चार्ट होता था जिसमें एक चार्ट होता था डिमांड का, एक चार्ट होता है था सप्लाई का, और जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते थे ना, ये होता था हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम। तो अगर डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों एक जगह मिल जाएंगी तो एक प्राइस डिसाइड हो जाता है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें प्राइस डिस्कवरी भी होती है। फिर थर्ड आ गया प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, providing liquidity to financial assets। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। जो कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे। एग्जैक्टली इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एसेट है और आप किसी बैंक के पास जाते हैं तो बैंक डेफिनेटली उसको इजीली कन्वर्ट कर सकता है। और इजीली कन्वर्ट भी कैसे होता है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल हाँ मार्केट जी। ये जो फाइनेंशियल मार्केट होती है इसमें बायर्स और सप्लायर्स दोनों अवेलेबल होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये इजीली कन्वर्टेबल है कैश में। अगर आप बायर हो गए और आपको सप्लायर ही नहीं मिलेगा तो कन्वर्जन कैसे होगी, वो तो हो नहीं ना सकती कन्वर्जन। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल मार्केट सारी की सारी ऑनलाइन ट्रेड करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन की कोई भी कॉस्ट होती है, क्या आपको मार्केट जाना पड़ेगा इसके लिए, कभी नहीं। ये इजीली आपके सारे काम घर बैठे बैठे हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब है बड़ी कम कॉस्ट में आपका सारा का सारा काम कवर हो जाता है। अब इसके बाद
मैं आपको ना एक चार्ट बताऊंगा। फाइनेंशियल मार्केट्स जो होती है ना, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको ड्रॉ कर लो। इसमें दो चीजें कवर होती हैं। वन इज फाइनेंशियल मार्केट में, वन इज मनी मार्केट एंड द अदर वन इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, आप ये एक बात मेरी याद रखना, अगर आप कल को किसी इंटरव्यू में बैठते हो या आप कभी किसी एग्जाम देने जाते हो या फेस टू फेस अगर आपकी किसी से ऐसे डिस्कशन होती है मार्केट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन उठ के आएगा, व्हाट इज मनी मार्केट या फिर व्हाट इज कैपिटल मार्केट। अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो आप इसमें कभी भी समझ नहीं पाएंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे किसी को। आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में एक मेजर जो डिफरेंस है वो ये है, मनी मार्केट रेगुलेट होती है आरबीआई के थ्रू, और जो कैपिटल मार्केट है वो हमारी डिपेंड करती है वो उसकी रेगुलेशन कैसे होगी। कैपिटल मार्केट में भी फर्दर बाइफिकेशंस है, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाता हूँ और जैसे ही हम सारा लिख लेंगे हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इसमें लिख लेंगे, कैपिटल मार्केट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। और जब मैं मनी मार्केट की बात करूंगा तो मनी मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम लोग लिख लेंगे। इसमें आपको 5 इंस्ट्रूमेंट्स याद रखने हैं। एक, कमर्शियल पेपर्स। दूसरा, ट्रेजरी बिल्स। तीसरा, कॉल मनी। देन फोर्थ इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल्स। राइट, ये चार्ट नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको बोला फाइनेंशियल मार्केट्स में दो होते हैं, एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट जो होता है ना, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इजीली कन्वर्टेबल होते हैं कैश में। ये जितने भी हैं ये इजीली कन्वर्टेबल होते हैं कैश में, और ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट्स लॉन्ग टर्म, एक मेजर डिफरेंस इन दोनों में, और ये शॉर्ट टर्म। दोनों होते किस लिए हैं? पैसे, पैसा रेस करने के लिए। इन दोनों में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, बायर्स भी हैं। एक को पैसा चाहिए, एक को पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम फीचर्स ऑफ मनी मार्केट की बात करेंगे तो मनी मार्केट में सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी। ऐसा क्यों? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी क्यों लिख रहा हूं मैं? एज दे आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ठीक है, सेकंड मैं इसमें लिख सकता हूं अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज। ये इसमें डील करता है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट। आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, जो हम बात करते हैं ना शेयर मार्केट और शेयर्स, वो किसी भी कंपनीज के होते हैं। वो कंपनीज को ना किसी की बैकिंग नहीं है, अगर कंपनी डूबेगी ना तो पैसा भी डूब जाएगा।
और वो कहाँ कवर्ड होता है? यहाँ पे कैपिटल मार्केट में। तो अगर आपको मोटा मोटा ये डिफरेंस समझ आना चाहिए कि अगर मैं मनी मार्केट की बात कर रहा हूँ और कैपिटल मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो मनी मार्केट उसमें से वो वाली मार्केट है जिसके पास फुल बैकिंग होती है गवर्नमेंट की। और फुल बैकिंग जब गवर्नमेंट की होती है तो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलती है। कैपिटल मार्केट में आपको कभी भी फिक्स रिटर्न नहीं मिलती। कैपिटल मार्केट मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है उसकी रिटर्न। तो मनी मार्केट में अगर आपको फिक्स रिटर्न मिल रही है, जैसे हम लोग ऑलरेडी भी मैंने आपसे डिस्कस किया है और आज भी आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, कि आपके पास जितने भी मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे रिटर्न और वो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनमें कौन कौन लोग डील करते हैं, नोट करिए। ये भी लिख लेना इसमें, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है। तो इसका एक और फीचर है, ये लेस रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई से रेगुलेटेड है और हाईली लिक्विड होता है। क्या मुझे बता सकते हैं, चले इसमें मनी मार्केट के बारे में एक और चीज लिख लीजिए। इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स whose period of maturity is up to 1 year। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि अ, अगर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या पैसों की रिक्वायरमेंट सिर्फ आम आदमी को है? पैसों की रिक्वायरमेंट बैंक्स को नहीं हो सकती? पैसों की रिक्वायरमेंट कंपनीज को नहीं हो सकती? बताइए। आप लोगों ने प्रोमिसरी नोट का नाम सुना? यस सर, सुना। बताइए क्या होता है वैशाली प्रोमिसरी नोट, कोशिश करो। प्रोमिसरी नोट नाम क्या कहता है? प्रॉमिस। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको टाइम सर, इसमें टाइम तो पीरियड लिखा होता है सो कि एंड सो टाइम के बाद मैं आपको इतने हाँ, पैसे वापस पैसे पे करूंगा। कर दूंगा। ठीक है, ये एक प्रॉमिस है ना। यस सर। तो और प्रॉमिस इज ऑलवेज बैक्ड बाय, मैंने क्या बोला, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। यस। तो क्या आप में आपको उसमें कोई रिस्क हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है इसलिए उसमें रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम है, लेकिन रिवॉर्ड पक्का है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बताओ। सर इस फीचर में मनी मार्केट के यहाँ पे आपने लिखा हो ना अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म, हाँ हाँ बिल्कुल। पर आपने बोला कि इनको रिवॉर्ड मिलेगा ही, तो ये हाँ अनसिक्योर्ड कैसे हुए? ये तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, हुए। नहीं 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 नहीं, अनसिक्योर्ड का मतलब है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट किसी को मिल रहा है ना, तो उसके यस। पीछे हमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। समझ गए? ठीक। क्यों? क्योंकि दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट, दे आर यस। बैक्ड बाय आरबीआई। अगर आप किसी से लोन लेते हो तो वो आपको बोलते हैं ना कुछ गिरवी रखो। हम्म। इसमें कोई किसी को कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। ठीक है। ठीक। चलिए आगे आ जाइए। अब मैंने आप लोगों को 5 टाइप के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लिखवाए। ठीक है। जिसमें से इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आ गया मेरा कमर्शियल पेपर। कोई मुझे बताएगा कमर्शियल पेपर क्या हो सकता है? मैंने आपको अभी बताया ना प्रोमिसरी नोट। यस सर। प्रोमिसरी नोट में मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी को कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी एक प्रोमिसरी नोट देगी जिससे पैसा लेगी उसको, कि मैं
आपसे पैसा ले रही हूँ और मैं आपको विद इन 1 ईयर ये पैसा वापस कर दूंगी, राइट। तो इसमें आप एक फीचर लिखेंगे इसका, ये होता है, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लिखूंगा ना, क्योंकि ये मनी मार्केट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, ये याद रखना सबने। इशूड बाय, अच्छा ये किस किस को अलाउड है इशू करना, आरबीआई ने किसको अलाउ किया है, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, राइट। तो अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको ऑथराइज किया गया है कि आप मार्केट में अपने कमर्शियल पेपर्स निकाल सकते हो और वहां से पैसा रेज कर सकते हो विदाउट एनी सिक्योरिटी। और इसमें आप यहाँ एक चीज देखोगे, मैंने स्पेसिफिकली लिखा है एक लार्ज और एक क्रेडिट वर्दी कंपनीज। क्रेडिट वर्दी कंपनीज कौन सी हैं, जिन पर पूरा का पूरा यकीन है, तो जिनकी गुडविल वगैरह अच्छी है। एग्जैक्टली उन कंपनीज को इसका अलाउ होता है कमर्शियल पेपर इशू करना। तो इसमें मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड इसमें होता है फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर। ओके, 15 डेज टू 1 ईयर, ये आपको कुछ मैच्योरिटी पीरियड्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे। 15 दिन का भी कमर्शियल पेपर कोई इशू कर सकता है और 1 साल तक का भी कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में मनी मार्केट जो होती है वो अप टू 1 ईयर होती है, कैपिटल मार्केट 1 ईयर एंड अबव हो सकती है, ठीक है। इसका पर्पस क्या आ गया, पर्पस आ गया टू फुलफिल सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। मुझे कोई बताएगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सर, टू मेक द डे टू डे एक्सपेंसेस। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, आपको याद है, मतलब ये हमने जब पहले पढ़ा था। यस सर। चलो, तो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। या दूसरा पॉइंट हो गया टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट। कोई बताएगा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? मैं आगे लिख देता हूं, ऑफ न्यू इश्यू सिक्योरिटीज। आप लोगों को पता है कंपनी पैसा किस हिसाब से रेज करती है अपना? अगर कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कहती, अच्छा सबसे पहले किसी ने प्राइवेट कंपनी बनाई, मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, जिसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं और मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स का इंटरेस्ट है, जिसने कंपनी क्रिएट किया और उसमें बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या हुआ, मुझे पता लगा कि मैंने बिजनेस जो कर रहा हूँ उसको मैंने एक्सपैंड भी करना है और उसमें फंड्स की भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, और कोई ऐसा बैंक भी नहीं है जो मेरी गुडविल पे मुझे इतना पैसा दे दे, और क्या पता मेरे पास इतनी सिक्योरिटी भी नहीं है कि मैं कहीं पे देख सिक्योरिटी दे के लोन ले लूं। तो उसमें क्या होता है, मैं अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बना सकता हूँ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, मैं पब्लिक को ऑफर करता हूं कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि जो मेरी कंपनी है ये कल को प्रॉफिट्स को अर्न करेगी, और अगर ये प्रॉफिट्स अर्न करेगी और आपने अगर इसमें पैसा लगाया है तो आपको भी उस पर रिटर्न मिलेगी। इस सिचुएशन को आगे बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक को सब्सटेंशियली इंटरेस्ट दिलवाते हैं अपनी कंपनी में। उससे क्या होता है, हम, और उस चीज के लिए क्या होता है, मेरे को शेयर्स इशू करने पड़ते हैं उसमें लोगों को, और जब मैं लोगों को शेयर्स इशू करता हूं तो मेरे कंपनी में मेरा खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और उस खर्चे को मैं बोलता हूँ फ्लोटेशन कॉस्ट।
ठीक है, समझ आया फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? Yes, तो sir. फ्लोटेशन कॉस्ट के खर्चे को मीट करने के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर भी इशू कर सकती है, राइट? सर एक सिंकिंग कॉस्ट होती है ना क्या? सिंकिंग कॉस्ट का तो इधर कोई लेना देना ही नहीं है। सिंकिंग नहीं होती, संक कॉस्ट होती है। हाँ हाँ ऐसे ही कुछ होता संक कॉस्ट होती है जो एक बार खर्चा हो गया, जिसका आगे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला और ना ही वो रिकवर हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो अगला पॉइंट आप नोट करिए। मैंने आपको ये लिखवा दिया, ये सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए होता है। फिर मैंने लिखवा दिया ये फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो, लोग इसमें पैसा क्यों लगाएंगे? लोगों को कुछ मिलेगा तो लगाएंगे ना। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि है इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। कोई बता सकता है इस लाइन का क्या मतलब है? बताओगे इस लाइन का क्या मतलब है? वैशाली आप बता रहे हो, बाकी कहाँ है? नसरीन कहाँ है? उमंग कहाँ है? बताओ जी। सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार का क्या मतलब है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी कंपनी ने एक कमर्शियल पेपर इशू किया जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए, लेकिन वो पेपर कितने का इशू किया? इशूड एट 4.5 लाख रुपए, और जिसका टाइम पीरियड है टाइम पीरियड लगा लो इसका है 180 डेज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी ये जो कंपनी है इसने कमर्शियल पेपर इशू किया 4.5 लाख रुपए का? इसका मतलब अगर वैशाली या उमंग या किसी को भी अगर कमर्शियल पेपर चाहिए तो उनको ये 4.5 लाख का मिलेगा। और 180 दिन के बाद जब वो कंपनी को कमर्शियल पेपर वापस करेंगे तो उन लोगों को 5 लाख रुपया वापस मिलेगा। समझ आया? Yes, sir. क्या समझ आया? देखो साथ साथ रिस्पॉन्ड करो ताकि मुझे भी पता लगे आपको समझ आया ये। क्या मैं बोल सकता हूँ कि कमर्शियल पेपर क्या होता है? ये कमर्शियल पेपर है, ठीक है। मैंने इस पेपर को फोल्ड किया, मैंने कहा ये 5 लाख रुपए का है लेकिन मैं आपको 4.5 लाख का दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं आपको डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, राइट? और अगर मैं आपको 4.5 लाख का दे रहा हूँ तो मैंने आपको ये भी बोल दिया ये शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है कि मैं आपको इतने टाइम के बाद इतना पैसा वापस कर दूंगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं 180 दिन के बाद आप बच्चों को ये प्रोमिसरी नोट वापस दे दूंगा, सॉरी वापस ले लूंगा आपसे, और आपको मैं 5 लाख रुपए वापस करूंगा? इसका मतलब है मैंने एट पार उसको से रिडीम किया और इशू किया था एट डिस्काउंट। इशू किया एट डिस्काउंट का मतलब है जब मैंने आपको दिया मैंने आपसे 4.5 लाख रुपया लिया, लेकिन जब रिडीम हुआ तो मैंने आपको 5 लाख वापस दिया, आपको 50,000 की रिटर्न मिली, 50,000 का फायदा हुआ आपको इस कमर्शियल पेपर पे। ठीक है, Yes, नोट हो गया? yes, Yes, sir. इसको थोड़ा पीछे करके स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। चलो, सेकंड क्या था? मैंने आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिखवाया था? ट्रेजरी बिल्स। Yes, sir. ट्रेजरी बिल्स, ओके। सो मुझे पहले एक चीज बताओ, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कंपनी। कौन सी कंपनी?
लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी। ठीक है, अगर कोई पूछे ना कि कमर्शियल पेपर आप बताइए क्या कोई मिस्टर ए इशू कर सकता है, तो कभी नहीं कर सकता। कमर्शियल पेपर हमेशा कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो सेट हुए हैं। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स भी एक कागज है। ठीक है सारे, ये सारे के सारे एक कागज होते हैं जिसमें क्या होता है, पैसा लेते हैं और वापस पैसा ज्यादा देते हैं। ठीक है, लोग भी इसमें पैसा लगा देते हैं क्योंकि लोगों को पता है ना ये कुछ सिक्योरिटी रख रहे हैं, ना ये नुकसानदायक है, और कल को हमें रिटर्न भी पक्का मिल जाएगी, जरूर मिलेगी, पैसा हमारा डूबेगा नहीं। तो ये इसके बारे में लिखिए, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई। ये आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। मुझे एक चीज बताइए, आरबीआई के पास भी तो एक होता है ना, लिमिट होती है ना, कि आरबीआई को भी इतने फंड्स मेंटेन करके चलने हैं। क्या पता कंट्री में कब किसी कहीं क्राइसिस आ जाए और कहाँ जरूरत पड़ जाए पैसे की। तो अगर आरबीआई को भी पैसा अगर अपने पास मेंटेन करके चलना है, तो आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू पैसा रेज करता है। इशूड फॉर अ मिनिमम अमाउंट, और मिनिमम अमाउंट का कितने का इशू हो सकता है, ट्रेजरी बिल्स ऑफ ₹25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स। इट्स मल्टीपल्स का क्या मतलब हुआ, ट्रेजरी बिल अगर इशू हो रहा है तो क्या या तो वो 25,000 का होगा, या 50 का होगा, 75 का होगा, 1 लाख का होगा, एक 25, 1.5 लाख। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि वो एक 20 का हो रहा है या एक 30 का हो रहा है, वो मल्टीपल्स ऑफ 25,000 ही होगा। ठीक है, ऑल्सो known as zero coupon bonds। आरबीआई तो सबसे लेता है, वो किसी को कुछ देता नहीं है, तभी इसको कह रहा हूँ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये याद रखना लाइन। द डिफरेंस, तो इसमें आप कमाते कैसे हो अगर आपको जीरो इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, तो ये देखो आप कमाओगे कैसे। द डिफरेंस बिटवीन द इश्यू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू is known as discount, that is the only return on it। मतलब इसमें कमाई कैसे होगी, जो डिफरेंस होगा इशू प्राइस का और रिडम्पशन प्राइस का। रिडम्पशन प्राइस आप समझ गए ना, मैंने आपको पहले भी बताया। टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम पीरियड इज ईदर, ये चेंज होता रहता है लेकिन अभी फिलहाल हमारी कंट्री में जो टाइम पीरियड चल रहा है ट्रेजरी बिल्स का, दैट कैन बी ईदर 91 डेज और 182 डेज और 364 डेज। ठीक है, पहले मैंने आपको कमर्शियल पेपर बताया, वो कौन इशू करेगा, कंपनी। फिर मैंने आपको बताया ट्रेजरी बिल्स, वो कौन इशू कर सकता है, आरबीआई। अगर आरबीआई को पैसा चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल्स इशू करेगा। राइट, नोट किया सबने? यस सर। चलिए, सो थर्ड मेरे पास आ गया, सिर्फ 5 है। 5 को अच्छे से याद कर लोगे ना, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5वां है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है, मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या आपको पता है सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, वो क्या होता है? सर ये मेंटेन करके रखनी पड़ती है किसी भी बैंक को। ओके, किसी भी बैंक को कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसका मतलब है अगर
आरबीआई ने एसबीआई की किसी ब्रांच को बोला है कि आपको अपने पास हर रोज मिनिमम 10 लाख रुपए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अगर उनके पास 10 लाख रुपया नहीं हुआ, उनके पास 7 लाख रुपया है, तो 3 लाख रुपया वो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए आता है कॉल मनी। समझ गए? यस तो कॉल मनी में क्या मैं लिख सकता हूँ? शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर, और ये दूसरे बैंक से मांगेगा पैसा, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। सेकेंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए पैसा लेते हैं? CRR। ठीक है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है? इट कैन बी फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज। शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई बैंक दूसरे बैंक को पैसा क्यों देगा? क्योंकि उसको उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और उस इंटरेस्ट को पता क्या बोलते हैं? उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते हम, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्या होता है कॉल रेट? फिर से बताओ। इंटरेस्ट पेड ऑन। सर जो कॉल मनी पे इंटरेस्ट पे करेंगे उसको कॉर्पोरेट पे। एग्जैक्टली। नोट हो गया? Then next is certificate of deposit. Certificate of deposit, किसी स्टूडेंट की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, आई थिंक वैशाली। अब ठीक है, चलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में नोट करिए। बताइए लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा? जल्दी। शॉर्ट टर्म। वेरी गुड। क्यों शॉर्ट टर्म होगा? क्योंकि ये मनी मार्केट में है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स issued by commercial banks, issued during tight liquidity days। जब पैसे की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है ना और पैसा नहीं ना होता, तब इस तरीके से पैसा इशू रेज होता है, और ये कमर्शियल बैंक्स करते हैं। इशू टू, और ये किसको इशू हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? इंडिविजुअल्स को भी हो सकता है, कंपनीज को भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास लास्ट आ गया कमर्शियल बिल्स। मुझे एक चीज बताइए, आपने देखा है बिजनेसमैन जो होता है वो जब कभी भी मार्केट में परचेज सेल करता है, तो उसकी पेमेंट साथ ही साथ नहीं जाती है या नहीं मिलती है या वो नहीं करता है। देखा है ना आपने ये चीज? तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसमें क्या चीज काम आती है? कमर्शियल बिल्स।
तो कमर्शियल बिल्स में हम लोग लिखेंगे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स used to finance credit sales of firms। ठीक है, जब किसी ने क्रेडिट सेल्स कर दी, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं गया, मैंने बैंक्स के पास गया, मैंने कहा जी मेरे को पैसा चाहिए, मैंने क्रेडिट सेल की हुई है। तो वो मेरे से क्या मांगेंगे, वो बोलेंगे आप पूरी डिटेल दो, आपने किसको सेल की है। वो क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे और फिर उसके बाद मेरे को फाइनेंस करेंगे। तो मेरे पास कितनी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। एक, मैंने आप लोगों से कमर्शियल पेपर्स डिस्कस कर लिए। एक, मैंने आपसे ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल्स। ठीक है, चलिए मुझे एक चीज बताइए। अब मैंने आपसे डिस्कस किया फाइनेंशियल मार्केट में दो चीजें। मनी मार्केट पूरा का पूरा डिस्कस हो गया, मनी मार्केट खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट पे। प्लीज नोट, दिस मार्केट deals in securities with maturity period of more than 1 year। ठीक है, मनी मार्केट में क्या था, अप टू 1 year, तो इसमें हो गया मोर देन 1 year। और इसमें क्या दो चीजें कवर होती हैं, एक प्राइमरी मार्केट्स और एक आ जाती है सेकेंडरी मार्केट्स। डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। पहला डिफरेंस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का। फिर क्या मैं बोल सकता हूँ ये लेस लिक्विड है? रिस्की बहुत ज्यादा है। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा रिस्की क्यों है? रिस्की पता क्यों है? प्राइमरी मार्केट जो होती है ना, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में मेजर डिफरेंस है, ये होता है फ्रेश इशू मार्केट। फ्रेश इशू मार्केट, और ये होता है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज। मुझे एक चीज बताइए, जब आप प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं उसमें शेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें डिबेंचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ? और ये सब कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ये सब वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक कंपनी मार्केट में फ्लोट करती है, इशू करती है पैसा रेस करने के लिए। और ये मनी मार्केट से कैसे डिफरेंट है? मनी मार्केट हमारी शॉर्ट टर्म होती है और वो डेट फंड्स में डील करती है सिर्फ। ये डेट और इक्विटी दोनों फंड्स में डील करती है। डेट फंड्स में डील करने का मतलब है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ प्राइमरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी है? नहीं ना। बट मैं बोल सकता हूँ प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसमें किसी को, वैशाली आप बहुत ज्यादा, सॉरी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो प्राइमरी मार्केट है वो रिस्की है? बिकॉज उसमें रिस्की होने का रीजन ये हो सकता है
लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मार्केट में सिक्योरिटीज इशू की हैं किसी को, तो उसको उन सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसको उन सिक्योरिटीज पे प्रिंसिपल अमाउंट को भी वापस करना पड़ेगा। और क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं होती है, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये रिस्की है। कंपनी डूबी तो आपका पैसा डूबा। अच्छा, लेस लिक्विड क्यों है प्राइमरी मार्केट्स? क्योंकि ये ऑनलाइन कहीं पे ट्रेड नहीं हो रही है। ऑनलाइन कौन सी ट्रेड होती है? स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट। जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट होती है वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है उसमें। तो मेरे पास आज की डेट में शेयर है, मेरे को दोपहर को शेयर बेचना है, तो मैं सीधा मतलब 1-2 मिनट में खरीद के 1-2 मिनट में मैं शेयर सेल कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरी प्राइमरी मार्केट जो है वो लेस लिक्विड है। अच्छा, इसमें एक फायदा पता क्या है? हायर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। हायर रिटर्न्स क्यों होती है इन्वेस्टर्स को? हायर रिटर्न्स इसलिए हो सकती हैं इन्वेस्टर्स को क्योंकि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्टेड है। तो ऑब्वियसली जितने टाइम, ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट रहे तो आपको रिटर्न्स भी उसी तरीके से ज्यादा मिलती हैं। और इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं? पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, समझ आया सबको? Yes, sir. एक काम करता हूँ, एक छोटा सा चार्ट बनवा देता हूँ जिससे आपको ना हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में डिफरेंस भी पता लगा रहे और कभी कंफ्यूजन भी ना हो। ठीक है, ये नोट कर लो। डिफरेंस का बेसिस, और इधर आ गया मेरा प्राइमरी। एक बार जो शेयर मार्केट में इशू हो जाता है ना, अगर फिर उसको मेरे को खरीदना है ना तो मेरे को सेकेंडरी मार्केट के थ्रू खरीदना पड़ता है। जैसे आज की डेट में अगर मेरे को रिलायंस का कोई शेयर खरीदना है ना तो मेरे को सेकेंडरी मार्केट में खरीदना पड़ता है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट होती है। अगर रिलायंस पहली बार अपना शेयर खुद इशू करता तो वो प्राइमरी मार्केट में करता, उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो इसमें अगर मैं सिक्योरिटीज की बात करूं तो इसमें न्यू सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, इसमें एग्जिस्टिंग। अगर मैं इसमें बाइंग एंड सेलिंग की बात करूं तो इसमें ओनली बाइंग होती है। इसीलिए तो मैंने बोला था ये लेस लिक्विड होता है। और अगर यहां से खरीद के किसी को बेचना हो तो वो सेकेंडरी मार्केट में ही बेच सकता है। इसमें बोथ बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, फिर मेरे को एक चीज बताइए, कंपनी की इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगी? इसमें कंपनी की इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट रहेगी, कंपनी इसमें नॉट प्रेजेंट। क्योंकि अगर मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदना है तो मेरे को स्टॉक एक्सचेंज में खरीदना है, उसमें रिलायंस में मेरे को अप्लाई ही नहीं करना है उस चीज के बारे में। ठीक है, प्राइस कौन डिटरमिन करता है? प्राइस डिटरमिन कौन करता है? इसमें डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, और इसमें मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्यों? आज मेरे को कोई बोलता है रिलायंस का शेयर 2,000 रुपए से 2,200 चला गया, वो क्यों गया? क्या उसमें कंपनी का कोई रोल था? नहीं, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं था, उस शेयर की डिमांड बढ़ गई। लोकेशन,
कोई पूछे प्राइमरी मार्केट कहाँ है, आप बोलोगे प्राइमरी मार्केट क्या आप लोगों में से कभी कोई ऐसा आपसे कोई पूछ ले प्राइमरी मार्केट क्या है, क्या आप बोल सकते हो प्राइमरी मार्केट जवाहर नगर में है? नहीं ना। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सारी की सारी मार्केट ये ऑनलाइन काम करती हैं। तो इसमें आपको सीधा लिखना होगा नो फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन। और सेकेंडरी मार्केट की क्या लोकेशन है, मेरे को एक चीज बताइए, सेकेंडरी मार्केट के लिए मार्केट क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लोकेटेड है एट स्पेसिफाइड लोकेशंस, है ना? सो ये है हमारा कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। और फाइनेंशियल मार्केट्स का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा एक सोशल ऑडिट का टॉपिक है एक, और एक हमारा टॉपिक और है छोटा सा, वो मैं आपके साथ एक फाइनल क्लास अब लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद मंडे या ट्यूसडे को। तो उसमें कवर करके हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, राइट? टैक्सेशन भी रहती है। टैक्सेशन में कुछ पॉइंट्स हैं शायद डिस्कस करने वाले, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शायद जीएसटी डिस्कस किया हुआ, लेकिन Yes, sir. इनकम टैक्स में कुछ पॉइंट्स हैं आई थिंक, जैसे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है, मैट एएमटी क्या होता है, फिर उसके बाद कस्टम्स भी शायद थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। तो वो भी हम लास्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है? Okay, sir. चलिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए आप अच्छे से। थैंक यू। Thank you, sir.